वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हो एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज हमारे पास वर्क प्लेस साइकोलॉजी पर कुछ बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल्स और नोट्स हैं। हाँ, और इन्हें पढ़ने पर एक पैटर्न बार बार सामने आता है, जिसे हम कह सकते हैं द नाइस गाय टैक्स। द नाइस गाय टैक्स मतलब ऑफिस में जरूरत से ज्यादा अच्छा या मददगार होने की एक छुपी हुई कीमत। बिल्कुल। और इन सभी सोर्सेस के जो मुख्य आइडियाज हैं उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी है। तो आज की हमारी चर्चा एक कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी जो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। हाँ, और इस कहानी में दो किरदार हैं। एक है अमन, जो एक बेहद टैलेंटेड इंजीनियर है, लेकिन उसे ना कहना नहीं आता। हाँ, और दूसरा है विक्रम, उसका एक चालाक सहकर्मी जो जानता है कि अमन की इसी अच्छाई का फायदा कैसे उठाना है। हमारा मकसद इस कहानी के जरिए उन मनोवैज्ञानिक तरकीबों को परत दर परत खोलना है जिनका इस्तेमाल अक्सर काम निकलवाने के लिए किया जाता है, और ये भी देखना है कि इनसे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन है ऑफिस का। शाम के 5:30 बज रहे हैं। अमन अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तभी विक्रम उसके पास आता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट है। और वो कहता है, यार अमन, बस एक स्लाइड फॉर्मेट कर दे। हाँ, तुझे 2 मिनट लगेंगे, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। सुनने में तो ये बहुत छोटी सी मासूम सी रिक्वेस्ट लगती है। बिल्कुल। कोई भी सोचेगा कि भाई 2 मिनट की मदद करने में क्या हर्ज है, पर इन सोर्सेज के मुताबिक खेल यहीं से शुरू होता है। हाँ, यहीं से। ये वही फुट इन द डोर वाली बात है ना? बिल्कुल, ये एक क्लासिक फुट इन द डोर तकनीक है। इसका मनोविज्ञान बहुत सरल है। मैनिपुलेटर पहले एक ऐसी छोटी सी मांग रखता है जिसे मना करना लगभग नामुमकिन लगे। हाँ, और जब आप उस छोटी सी मांग के लिए हाँ कह देते हैं तो आपके दिमाग में खुद की एक छवि बनती है कि मैं एक मददगार इंसान हूँ। और एक बार वो छवि बन गई तो आप उसे बनाए रखना चाहते हैं। वो कंसिस्टेंसी का प्रेशर जिसे कहते हैं। एकदम सही। अब जब अगली बार कोई बड़ी मांग रखी जाएगी तो उसे मना करना सिर्फ उस काम को मना करना नहीं होगा, बल्कि अपनी उस मददगार वाली छवि को तोड़ने जैसा होगा। और अमन के साथ भी यही होता है। वो 2 मिनट सोच के हाँ कह देता है, और नतीजा, वो 2 मिनट का काम वो आधे घंटे में बदल जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विक्रम 5:35 पर ही ऑफिस से जा चुका होता है। हाँ, ये पहले कड़ी थी, है ना? एक छोटी सी हाँ जिसमें दरवाजा खोल दिया। हाँ, और ये दरवाजा अगली सुबह और भी चौड़ा हो जाता है। अगली सुबह मीटिंग में बॉस विक्रम के प्रेजेंटेशन की तारीफ करते हैं, जिसे असल में अमन ने ठीक किया था। बिल्कुल। और तभी विक्रम एक और दाव चलता है। वो जोर से सबके सामने कहता है, इसका क्रेडिट अमन को भी जाता है। ये ऑफिस का सबसे मददगार इंसान है। किसी को भी मदद चाहिए हो तो अमन के पास जाओ। और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ जो हो रहा है वो तारीफ नहीं है, ये एक जाल है। अच्छा, इसे सोर्सेस पब्लिक ट्रैप कहते हैं। विक्रम ने चालाकी से अमन को सबके सामने द हेल्पर का एक पब्लिक लेबल दे दिया। मतलब ये तारीफ के भेस में एक जाल है ना? अमन को तो उस वक्त शायद अच्छा भी लग रहा होगा कि भाई मेरी तारीफ हो रही है। हाँ, बिल्कुल। पर असल में उसे एक भूमिका में, एक किरदार में बांधा जा रहा है। बिल्कुल। अब अमन पर एक सामाजिक दबाव आ गया है। अगर वो अगली बार मदद करने से मना करेगा तो वो सिर्फ एक सहकर्मी को मना नहीं कर रहा होगा, वो उस पूरी टीम के सामने बनी अपनी सबसे मददगार इंसान की छवि को खुद तोड़ रहा होगा। हाँ, और उसे डर लगेगा कि लोग उसे घमंडी या मतलबी समझेंगे। विक्रम ने तारीफ का इस्तेमाल करके अमन के चारों ओर एक मनोवैज्ञानिक बाढ़ खड़ी कर दी है। ठीक है, तो अब अमन की एक पब्लिक इमेज बन चुकी है। वो ऑफिस का ऑफिशियल हेल्पर है। इसके बाद विक्रम की मांगे कैसे बढ़ती हैं? इन सोर्सेस के हिसाब से मैनिपुलेशन का अगला स्तर क्या होता है? अगला स्तर आता है एक और शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के साथ, रेसिप्रोसिटी, यानी पारस्परिकता। अच्छा। हमारी फितरत होती है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम वो एहसान चुकाना चाहते हैं। लेकिन विक्रम जैसे लोग इसका इस्तेमाल फोर्स्ड रेसिप्रोसिटी या क्या कहें जबरदस्ती का एहसान बनाने में करते हैं। मतलब एक ऐसा एहसान जो आपने मांगा भी नहीं था पर अब आप उसके बोझ तले दब गए। बिल्कुल। कहानी में देखिए क्या होता है। एक दिन विक्रम अमन के लिए एक महंगी कॉफी लेकर आता है और कहता है ये जादूगर के लिए। अमन कुछ समझ पाता उससे पहले ही विक्रम अपनी असली बात कहता है, यार मुझे अपनी माँ को एयरपोर्ट से लाना है, क्या तुम वो क्लाइंट कॉल अटेंड कर सकते हो? और फिर एक छोटी सी लाइन जोड़ देता है, हाँ तुम्हें बस सुनना ही है। यहाँ कॉफी एक ट्रिगर है। अमन के दिमाग में तुरंत ही ख्याल आता है कि अरे
विक्रम ने उसके लिए इतना सोचा, कॉफी लाया, तो अब उसका काम मना करना कितना खराब लगेगा। और यही तो मकसद था। वो कॉफी कोई दोस्ती का जेस्चर नहीं थी, वो एक मनोवैज्ञानिक रिश्वत थी, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट जिसके बदले में एक बड़ा रिटर्न मिलने वाला था। नतीजा ये होता है कि अमन उस बस सुनना ही है वाली कॉल पर 3 घंटे तक बैठा रहता है, जबकि विक्रम अपना निजी काम कर रहा होता है। हाँ, कुछ रुपयों की कॉफी के बदले में हजारों रुपयों के बराबर का काम। ये सिलसिला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब एक जरूरी डेडलाइन पास आती है। हाँ, विक्रम ने अपना काम छुआ तक नहीं है और वो अमन के पास एक लाचार बेचारा सा चेहरा बनाकर आता है और कहता है, भाई मैंने कोड करने की कोशिश की लेकिन सब गड़बड़ हो रहा है, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। और फिर सबसे बड़ी लाइन, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो पूरी टीम फेल हो जाएगी। ये तो हद ही है, मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तो एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल लगता है। हाँ, और सोर्सेज में इसे एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस। वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस। हाँ, यानी अपनी अयोग्यता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ये एक बहुत ही टॉक्सिक व्यवहार है। यहाँ विक्रम सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि उसे काम नहीं आता, वो 3 चीजें एक साथ कर रहा है। पहला, वो अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रहा है। दूसरा, वो अपनी नाकामी का बोझ अमन के कंधों पर डाल रहा है। और तीसरा, जो सबसे चालाकी भरा है, उसने इसे एक व्यक्तिगत समस्या से पूरी टीम की समस्या बना दिया है। अगर तुमने मदद नहीं की तो टीम हारेगी। अब अमन पर सिर्फ मदद करने का दबाव नहीं है, नहीं, बल्कि टीम को बचाने का दबाव है। बिल्कुल। अब अगर अमन मना करता है तो वो स्वार्थी और टीम का दुश्मन कहलाएगा। इस अपराध बोध से बचने के लिए वो हाँ कह देता है। और फिर वही होता है, अमन अपना पूरा वीकेंड लगाकर विक्रम का काम पूरा करता है। जबकि विक्रम एक बीच रिजॉर्ट से सेल्फ केयर कैप्शन के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहा होता है। ये ना नाइस गाय टैक्स का शायद शर्म है। हाँ, अमन की अच्छाई अब उसके शोषण का लाइसेंस बन चुकी है। बॉस, हाँ, हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक वेकअप कॉल। अमन के लिए भी वो पल आता है। और ये तब आता है जब उसे पता चलता है कि ऑफिस में सीनियर मैनेजर की पोस्ट खाली हुई है और वो खुद को उस पोस्ट के लिए एक मजबूत दावेदार मानता है। एक शाम वो अपने बॉस के कैबिन के पास से गुजर रहा होता है और उसे अंदर से बॉस और विक्रम की आवाजें सुनाई देती हैं। हाँ, बॉस कह रहे होते हैं, विक्रम तुम्हारा काम बहुत शानदार रहा है। और इस पर विक्रम जो जवाब देता है वो अमन के कानों में किसी बम की तरह फटता है। विक्रम कहता है, शुक्रिया सर, ये सब सही डेलीगेशन का कमाल है। और मुझे पता है कि अमन जैसे रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है। अमन जैसा रिसोर्स। और बॉस इस बात से सहमत होते हुए कहते हैं, सही है, अमन एक अच्छा वर्कर है लेकिन वो एक फॉलोअर है, तुम एक लीडर हो। ये लाइन सुनकर ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक शब्द रिसोर्स, वो शायद अमन के लिए सबसे बड़ा झटका था। बिल्कुल। उसे उस पल एहसास होता है कि उसकी अच्छाई, उसकी मेहनत उसे इज्जत नहीं बल्कि अदृश्य बना रही है। लोग उसे काबिल सहकर्मी नहीं बल्कि एक टूल समझ रहे हैं, एक संसाधन जिसे विक्रम जैसा कोई लीडर इस्तेमाल कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। जब आपको ये एहसास होता है कि आपकी दयालुता को आपकी कमजोरी समझा जा रहा है तो आत्मसम्मान जागता है। ऐसा ही बात है। अमन को समझ आता है कि क्रेडिट विक्रम को मिल रहा है और काम वो कर रहा है। यहाँ से वो पलटवार करने का फैसला करता है। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, काउंटर मूव्स। अगले दिन विक्रम हमेशा की तरह अपनी कुर्सी खिसकाकर अमन के पास मदद मांगने आता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार अमन स्क्रीन से नजर हटाए बिना बस मुस्कुराकर कहता है, विक्रम मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर वो एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसे सॉसेज भलाई के साथ इनकार या बेनेवोलेंट रिफ्यूजल कहते हैं। वो आगे कहता है, मैं तुमसे सीखने का ये मौका नहीं छीनना चाहता। हाँ, अगर मैं ये कर दूंगा तो तुम कभी बेहतर नहीं बन पाओगे, तुम्हें ये खुद करना चाहिए। और फिर आखिरी में, वैसे भी मेरे पास अपना बहुत काम है। ये ना कहने का एक जीनियस तरीका। देखिए, अमन ने सीधे सीधे नहीं बोला। नहीं, उसने अपने इनकार को विक्रम की भलाई और उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट से जोड़ दिया। वाह, मतलब ना भी कह दिया और ऐसा दिखाया जैसे आप उसकी कितनी परवाह करते हैं। हाँ। अब विक्रम इस पर बहस भी नहीं कर सकता। अगर वो कहेगा नहीं तुम ही कर दो तो वो आलसी और सीखने से भागने वाला दिखेगा। अमन ने बड़ी खूबसूरती से पूरा गेम ही पलट दिया, लेकिन विक्रम इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करता है, पब्लिक प्रेशर। बिल्कुल। जैसे ही बॉस पास से गुजरते हैं वो जोर से कहता है, वाह अमन,
टीम की मदद करने के लिए समय नहीं है, मुझे लगा तुम टीम प्लेयर हो। वो अमन को वापस उसी पब्लिक ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब ऑफिस में सन्नाटा है, सबकी नजरें अमन पर हैं। कि वो इस सामाजिक हमले का जवाब कैसे देगा। और अमन का जवाब एक मास्टर स्ट्रोक है। वो शांति से, लेकिन इतनी आवाज में कि बॉस भी सुन सकें, कहता है, मैं टीम प्लेयर हूँ विक्रम, इसीलिए मैं अपने काम पर ध्यान दे रहा हूँ ताकि हम डेडलाइन मिस ना करें। और फिर वो आखिरी चोट करता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें अपनी नौकरी की बेसिक जिम्मेदारी पूरी करने में मदद चाहिए? बूम! इसे कहते हैं पब्लिक रिवर्सल। हाँ, अमन ने विक्रम के हथियार को उसी पर इस्तेमाल कर दिया। उसने सवाल को अपनी मदद से हटाकर विक्रम की काबिलियत पर ला दिया, वो भी बॉस के सामने। बिल्कुल। अब सारा ध्यान अमन के इनकार से हटकर विक्रम की अयोग्यता पर चला गया है। हाँ, ऑफिस का माहौल बदल जाता है। विक्रम घबराकर कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और चुपचाप अपनी सीट पर चला जाता है। बस खेल खत्म हो चुका था। इस कहानी का जो अंतिम सबक है वो सीमाएं तय करने के बारे में है। बिल्कुल। आखिरी सीन में शाम के 5:30 बजे हैं। अमन अपना बैग पैक कर रहा है और उसके चेहरे पर एक सुकून है। और दूसरी तरफ विक्रम अपनी डेस्क पर पसीने में डूबा हुआ उसी रिपोर्ट से जूझ रहा था जिसे वो हफ्तों से टाल रहा था। वो एक आखिरी हारी हुई कोशिश करता है और अमन से एक टिप मांगता है। और अमन बस इतना कहता है, गूगल कर लो विक्रम। और ऑफिस से बाहर धूप में निकल जाता है एक आजाद इंसान की तरह। इन सभी सोर्सेस का जो मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष है वो बहुत गहरा है। आप लोगों को सिखाते हैं कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। सही बात है। अगर आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आपकी कीमत कम हो जाती है। आप मूल्यवान नहीं बल्कि सस्ते बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मदद करना या अच्छा होना गलत है, लेकिन बिना सीमाओं वाली दयालुता एक तरह का आत्मविनाश है। अपनी मदद करने की इच्छा को अपनी इज्जत, अपने समय और अपनी मानसिक शांति से ऊपर रखना वो खुद के साथ अन्याय है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ अमन और विक्रम की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की है जिनके ऑफिस में कोई ना कोई विक्रम होता है, जो काम कम और क्रेडिट ज्यादा लेता है। हाँ, वेपनाइज्ड इनकम्पिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को नाम देने से लोगों को अपने साथ हो रहे बर्ताव को पहचानने में मदद मिलती है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी सिर्फ समस्या नहीं बताती बल्कि समाधान भी दिखाती है। ये अमन के जरिए हमें एक स्क्रिप्ट देती है, एक तरीका सिखाती है। हाँ, एक तरीका सिखाती है कि कैसे बिना लड़े झगड़े पूरी तरह से पेशेवर रहते हुए अपनी सीमाओं की रक्षा की जा सकती है। स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है। अंत में एक अच्छा इंसान होने और अपनी सीमाओं की रक्षा करने में संतुलन बनाना ही असली चुनौती है। और सच्ची दयालुता शायद वहीं से शुरू होती है जहां आप पहले अपना सम्मान करना सीखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।